आज़मीर लेकर आया हूँ ख़ास लाइव प्रोग्राम जो हर सैटरडे मैं भारत के समय के हिसाब से शाम 5 बजे आधा घंटे के लिए आपके साथ होता हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप सभी देखने वालों का खैर मक़दम और वेलकम है। आप हमें दुनिया भर में हमारी ख़बरें, हमारे इंटरव्यूज़ और ये लाइव प्रोग्राम देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी भी कोशिश रहती है कि ख़बरों को बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके, बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से रेफरेंसेस के साथ हम ख़बरें आप तक पहुंचाएं, ताकि आपका और हमारे बीच में विश्वास का रिश्ता, यकीन का रिश्ता बाकी रहे और कहीं भी जर्नलिज़्म के जो उसूल हैं, बुनियादी उसूल, उससे हम हटना नहीं चाहते। ये बात अपनी जगह अलग हो सकती है कि हमारे सब्सक्राइबर्स की तादाद उस तेज़ी से नहीं बढ़ रही, लेकिन उसकी हमें कोई परवाह नहीं है। हम मुसलसल इस बात की कोशिश करते हैं कि ख़बरें ऑथेंटिक हों, वो हों जिन पर यकीन किया जा सके, हमें भी यकीन आए, तभी हम आपको वो ख़बरें पहुंचाएं। और ख़ास तौर पर दुनिया में जिस तरह से जो गोदी मीडिया है, अमेरिका और ब्रिटेन वगैरह का, CNN, BBC, उनका तरीक़ा दुनिया की ख़बरों को पेश करने का अलग होता है। वो अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी के हिसाब से बहुत सी ख़बरों को कम या ज़्यादा या कभी कभी ख़बरें गढ़कर वो आप लोगों के सामने पेश करते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि जिस मुल्क से भी ख़बर आ रही है, उस मुल्क की ख़बरों के जो सोर्सेज हो सकते हैं, वहाँ की सरकार हो या वहाँ का मीडिया, वहाँ का टेलीविज़न, रेडियो, जो भी सोर्सेज हमें मिल सकती हैं, ख़बरें मिल सकती हैं, हम वो ख़बरें आप तक हम पहुँचाने की लगातार कोशिश करते हैं। ये हमारी कोशिश इसलिए भी बहुत ही दिलचस्पी से, बहुत ही यकसुई से हमारी रिसर्च होती है और रिसर्च की बुनियाद पर ही हम तमाम ख़बरें आप तक पहुंचाते हैं। इनको इसी वजह से मुझे लगता है कि हमारे जो देखने वाले हैं, दर्शक हैं, वो भी हमें काफ़ी हद तक पसंद करते हैं। हमारी मुसलसल ये कोशिश है और कोशिश रहती है कि आपको ख़बरों को देने से पहले हम उसकी गहराई को भी समझें, उसकी क्रोनोलॉजी को समझें, किस वाक़यात के बाद में कौन सा वाक़या हुआ और एक दूसरे से क्या इंटरलिंक हैं। अगर वो इंटरलिंक हैं ख़बरें, तो हम उस लिंक को भी आपके सामने ज़रूर बताते हैं, ताकि किसी जो भी नतीजा हो वो बहुत ही सोच समझ करके आपको बताया जाए। ये ख़बरों को इस तरह से स्टडी करके पेश करने का तरीक़ा बहरहाल मीडिया स्टार वर्ल्ड ने अपना एक तरीक़ा अपनाया है और मुझे लगता है कि ये बहुत लोगों को पसंद भी है। मुझे लगता है कि हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और इन लोगों जो हमारे दर्शक हैं उनके मैं सवालात लेने की कोशिश करता हूं। यूट्यूब पर हमारे साथ एस अंसारी लिख रहे हैं, सलाम सर, क्या राइट विंग पॉलिटिक्स की शुरुआत तुर्की से हुई थी? देखिए, तो कोई ताज़ा अगर वाक़या कुछ अगर आप मालूम करना चाहें तो उस पर हम बात करेंगे। अब राइट विंग की आप कितनी पुरानी बात कह रहे हैं? क्या 2016 में तुर्की में जो तख्ता पलट की कोशिश हुई उसको आप राइट विंग मानते हैं, या ख़ुद तुर्की के जो प्रेसिडेंट, मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, उनको आप क्या मानते हैं? ये परसेप्शन की बात है कि हम दुनिया के किन वाक़यात को किस तरह से देखते हैं। लेकिन हाँ, ये बात आपको समझनी चाहिए कि तुर्की नेटो मुल्कों का, नेटो जो संगठन है, यूरोप और अमेरिका, कनाडा, इन मुल्कों के साथ वो एक मेंबर है और वो मुस्लिम मुल्कों के बीच में नेटो का जो प्रोजेक्ट होता है उस पर अमल कराने के लिए तुर्की का इस्तेमाल करता रहा है। अभी सूरत हाल आगे क्या कुछ होगी ये कहना मुश्किल है, चूँकि अभी कुछ ख़बरें जो कल हमने एक रिपोर्ट दी थी उसमें अर्दगान साहब के बीमार होने की ख़बरें वहाँ गश्त कर रही हैं। लेकिन हम बहरहाल ये दुआ करते हैं कि हालात ठीक रहें और किसी के लिए भी कोई नेगेटिव और उस तरह से सोच नहीं रखनी चाहिए। सियासी तौर पर किसी से भी इख्तलाफ हो सकता है।
पर हक़ाइक़ को बयान करने का है वो हम मुसलसल कर रहे हैं। उसके आगे मुदस्सर रज़ाक ने कुछ मैसेज लिखा। माई फादर के नाम से एक आईडी है। हेलो सर। आगे लिखा है आई एम एन इंडियन। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर फ्राइडे को लाइव रखिए प्लीज़ यही टाइम पर। बहरहाल ये आपकी राय है, हम बहरहाल इस पर गौर करेंगे। फ्राइडे ज़ाहिर है हर जगह तो छुट्टी नहीं होती, हर जगह अलग अलग छुट्टी होती है। हमारे यहाँ भारत में संडे में छुट्टी होती है और सैटरडे को आमतौर पर कम काम का दिन समझा जाता है, या बहुत सी जगहों पर सैटरडे में भी छुट्टी होती है। और वर्किंग डे आखिरी होने के लिहाज से हमने अब तक ये वक्त तय किया था, और आपका ये मशवरा, इस किस्म का मशवरा पहली बार हमारे सामने आया है। इस पर गौर किया जा सकता है। अभी मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। एक आईडी है अली भाई हीरन। अगर हीरोइन बनाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो अमेरिका को परेशानी क्यों? ये देखिए, हीरोइन एक नशावर चीज़ है, और नशा एक बुरी आदत है, इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह है। ये बात अपनी जगह ठीक है कि शायद उससे कुछ दवाएं भी बनती हैं, लेकिन हीरोइन की ज़्यादा मिक़दार में पैदावार और उसका गैर कानूनी जो कारोबार है उस पर दुनिया भर में कानून है, और उसको वो दुरुस्त नहीं समझते, इसलिए कि नई नस्लें तबाह ना हो जाएं। लेकिन बहरहाल ये आपका एक सवाल है। आगे सर यमन जंग कब ख़त्म होगी, आपको क्या लगता है? देखिए, यमन जंग के बारे में ये कहा जा सकता है कि सऊदी अरब का हाल इस वक्त ये है जैसे देसी ज़बान में एक मिसाल कही जाती थी, रस्सी जल गई और बल नहीं जले। तो इस वक्त जिस तरह से यमन जंग में सऊदी अरब अपने आप को दलदल में फंसा हुआ महसूस कर रहा है, जिस तरह से वो ईरान से बातचीत करके और इस जंग को ख़त्म कराने की कोशिश के लिए ईरान से भी बात कर रहा है, जिस तरह से अलग अलग तरीक़े से कोशिशें हो रही हैं यमन जंग बंद कराने की सऊदी अरब की तरफ से, लेकिन वो ज़ाहिरी जो पोस्टर है वो अब भी हमलावर का ही रखे हुए है। और अभी हाल ही में यमन पर उसने फिर से फ़ौजी कार्रवाई की है, और अभी कल हमने आपको ख़बर दी थी कि अमेरिका ने 65 करोड़ डॉलर की 180 मिज़ाइल सऊदी अरब को देने के लिए सौदा किया है, जिसका मकसद भी बताया गया है कि जो हूथियों की तरफ से ड्रोन हमले होते हैं, ड्रोन और मिज़ाइल, उनको रोकने के लिए सऊदी अरब इनका इस्तेमाल करेगा। और साथ साथ ये भी बताया गया है कि न सिर्फ ये सऊदी अरब की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी था, बल्कि वहाँ पर मौजूद 70,000 अमरीकी और वहाँ मौजूद अमरीकी फ़ौजियों की हिफाजत के लिए भी ज़रूरी था। ये जो बाइडन सरकार का जो पहले शुरुआत में इस साल के शुरू में जब जनवरी में उन्होंने ओहदा संभाला था और फरवरी में उन्होंने एक बयान दिया था अमेरिका की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री में विज़िट के दौरान, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जंग बंद होनी चाहिए और हम उन्हें अब हथियार नहीं देंगे। इस किस्म की बातें उन्होंने कही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो ख़ुद अपने ही वादों के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। आगे मैं देखता हूँ, ये नासिर ख़ान, अस्सलाम वालेकुम नासिर ख़ान फ्रॉम शिकागो। नासिर ख़ान साहब, आप रेगुलर हमारा प्रोग्राम देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप शिकागो से देख रहे हैं, ये बहुत ही अहम है। ये क्या ये अभी आप तक मेरी बात पूरी पहुंच रही है या नहीं? कोई तकनीकी कोई ख़राबी तो नहीं है, लेकिन बहरहाल हम अपना प्रोग्राम जारी रखे हुए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि प्रोग्राम अभी तो लाइव ठीक है ना? इसको कहीं कोई किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है? हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। माफ़ कीजिएगा, कुछ तकनीकी ख़राबी की वजह से हमारा राब्ता टूट गया था अपने देखने वालों के साथ, और हमारी कोशिश रहती है कि हर हाल में हमारे और हमारे दर्शकों के बीच राब्ता बना रहे, और
आप लोगों के दिमाग में, आप लोगों के जहन में जो कुछ सवालात हों ख़बरों से मुताल्लिक़ या उससे अलावा भी, वो सवाल आप हमारे सामने रख सकें। और हमारी भी कोशिश रहती है कि पूरी ईमानदारी से उन सवालों के जवाब दिए जाएं, ताकि आपको एक इत्मीनान बख्श जवाब मिल सके। और ये सिर्फ़ एक जर्नलिस्टिक जो एक रिश्ता है सिर्फ वही नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा भी आगे बढ़ कर के मेरी कोशिश रहती है कि आपको सही तरीक़े से वो चीज़ें बताई जाएं जो दुनिया को सही तरीक़ा है देखने का। और मैं बहुत कुछ स्टडी करता हूं आप लोगों तक ख़बरें पहुंचाने में। आज ही जिस तरह से सूडान पर हमने एक एपिसोड बनाया है, आज रात आप रात में 9 बजे भारत के समय के मुताबिक देख सकेंगे। ये बहरहाल बहुत ही जिसे कहा जाता है कि कम तरीन वसाइल में ये मैं चैनल चला रहा हूँ, और इसमें कभी कभी मुश्किलात आती हैं, और वो मुश्किलात जितना मुमकिन हो सकता है हम उनको फेस करके, उसको हल करके आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि लाइव के दौरान एक तकनीकी ख़राबी आई, और उसकी वजह से हम आपके साथ राब्ता हमारा टूट गया। सफदर काज़मी साहब लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जमाल आलम कश्मीर, हालात कैसे हैं? एक टर्किश टेक SR, सर प्लीज़ तुर्की और ईरान की पॉलिसी कुछ बताएं। देखिए, तुर्की और ईरान के ताल्लुक़ात अच्छे हैं, लेकिन तुर्की का रुझान बहरहाल इज़राइल और अमेरिका की तरफ है। ईरान अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी अपने हाथ में रखता है, वो अपने फ़ैसले ख़ुद करता है, ये बुनियादी फ़र्क है। लेकिन इलाक़ाई तौर पर दो तरफ़ा ताल्लुक़ात दोनों मुल्कों के बीच में अच्छे हैं और हेल्दी ग्राउंड्स पर हैं, और अच्छे पड़ोसी के तौर पर एक दूसरे के साथ हैं। सोनू एन अंसारी, काज़मी सर, इज़राइल ने $1.5 बिलियन का बजट सिर्फ ईरान से मुकाबले के लिए मुख्तस किया है, इसका असर ईरान पर या आप आस पास के मुल्कों पर क्या होगा? शुक्रिया। देखिए अंसारी साहब, ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह से एक ज़माने में जॉर्ज बुश ने 7 बिलियन या उससे भी ज़्यादा डॉलर्स का एक बजट पास किया था ईरान की हुकूमत गिराने के लिए, ईरान में सियासी तब्दीली लाने के लिए, लेकिन वो आज तक तो हुई नहीं। तो ये बजट की कहानियाँ ऐसी होती हैं कि इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ खाने वाले खा जाते हैं और सरकारें बजट बनाती हैं, लेकिन ईरान को इज़राइल किसी तरह से हिला पाएगा सियासी तौर पर, और अब तो मिलिट्री के तौर पर भी मुझे यकीन है कि ये मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा मुमकिन होता तो अमेरिका जून 2019 में अपना ग्लोबल हॉक ईरान के हमले में खो देने के बाद कोई जवाबी कार्रवाई करता, या उसके बाद इराक़ में जिस तरह से इराक़ में जिस तरह से अमरीकी छावनियों पर ईरान ने जनवरी 2020 में जवाबी कार्रवाई की जनरल सुलेमानी के कत्ल के बाद, उसका कोई जवाब देता, तो अमरीका का ईरान को फ़ौजी तरीक़े से जवाब ना देना उसकी कमज़ोरी ज़ाहिर करता है। और न सिर्फ उसकी कमज़ोरी ज़ाहिर करता है, बल्कि जो उसके साथ साथ इज़राइल उसके साथ है उसकी कमज़ोरी भी ज़ाहिर करता है। तो ये कितना भी बजट रख लें, मुझे तो यकीन है कि उस हिम्मत की जो ईरान के IRGC और जो फ़ौज है उसकी जो ताकत है, उसके अलावा हिज़्बुल्लाह, हमास, जिहाद इस्लामी, और अब तो हश्द अल-शाबी इराक़ की, और यमन की हूथी जो ग्रुप है, उनका मुकाबला अमेरिका या इज़राइल कर सके, मुझे ऐसा नहीं लगता। दोनों में बड़ा फ़र्क है। इज़राइल दूसरे मुल्क पर कब्ज़ा करके बना हुआ मुल्क है, और वो वहाँ पर रहने वाले लोग अपनी जान बचाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी दूसरे मुल्क पर कब्ज़ा करना, डकैती डालना। जो डाकू होता है वो चोरी और डकैती तो करना चाहता है, लेकिन साथ साथ वो अपनी जान भी बचाना चाहता है।
लेकिन जिसके यहाँ चोरी डकैती होती है वो जान हथेली पर लेकर के अपने घर को, अपने माल और असबाब को बचाने की कोशिश करता है। तो इसलिए इस दोनों के जो विल पावर है उसमें कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये मुमकिन ही नहीं है कि जो सेल्फ डिफेंस की लड़ाई लड़ता हो वो और जो हमलावर हो उन दोनों का विल पावर एक जैसा हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा। मोहम्मद अली, क्या ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक देना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए, जिस तरह का न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान चला रहा है, जिसके बारे में वो बार बार ये कहता रहा है कि पुरअमन इस्तेमाल के लिए हम ये एनर्जी हासिल कर रहे हैं, जिसमें बिजली बनाना है, मेडिकल ज़रूरतें हैं और दूसरी बहुत सी ज़रूरतें हैं, तो वो उसकी बुनियादी पॉलिसी ये है कि वो एटम बम नहीं बनाना चाह रहा। अमेरिका और इज़राइल का मुसलसल ये इल्ज़ाम है कि ईरान हथियार बना रहा है। तो अगर आप ईरान के एंगल से देखें, समझें, तो वो न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाते रहने में कोई परेशानी नहीं है, चलाना चाहिए। हथियार बनाने की जहाँ तक बात है तो ये बहरहाल फ़ैसला उस मुल्क का है, उस मुल्क के लीडरों का है। उसमें मुझे कोई राय देने की मेरी कोई हैसियत नहीं है। अब बहरहाल 29 नवंबर को बातचीत वियना में फिर से शुरू हो रही है और इस बातचीत का क्या नतीजा होगा, क्या ये बामकसद होगी या सिर्फ वक्त गुजारने के लिए होगी। अमेरिका तो बात शुरू करने को वेलकम किया है, लेकिन ईरान का कहना यह है कि बातचीत संजीदा होनी चाहिए, सीरियस होनी चाहिए और ये सिर्फ वक्त पास करने के लिए ना हो और सिर्फ सियासी इस्तेमाल ना हो इसका। तो अभी आगे आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर क्या कुछ इसका नतीजा निकलेगा। अरशद अहमद, जब यूपी में बीएसपी, एसपी, कांग्रेस, आरएलडी, एसबी इलेक्शन लड़ सकते हैं तो एआईएमआईएम क्यों नहीं लड़ सकती? क्यों नहीं लड़ सकती? लड़े, इलेक्शन लड़े, उससे कोई एतराज़ नहीं है। मैंने तो आज तक नहीं कहा कि एआईएमआईएम इलेक्शन नहीं लड़ सकती। कानून ने, मुल्क के कानून ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसकी इजाज़त दी है और अगर वो हुकूमत जो छोटी छोटी बातों पर मुकदमे, यूएपीए के मुकदमे लगा देती है, अभी हाल ही में आपने देखा कि त्रिपुरा जाने वाले जो वकीलों की एक टीम थी वहाँ की हकीकत बताने वाली, उसके ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज हो गए। अभी हाल ही में इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में जो इंडिया की हार हुई उस पर कुछ लोगों ने, कश्मीरी स्टूडेंट्स ने या दूसरे कुछ लोगों ने कुछ कमेंट्स लिख दिए सोशल मीडिया पर, तो उनके ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज हो गए। ओवैसी साहब इतनी बड़ी बड़ी बात कह देते हैं बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी और पूरी सरकार के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ एक भी मुकदमा नहीं होता, तो इसलिए उन पर शक होता है कि वो बीजेपी की बी टीम है जिसमें बाकायदा बताया जाता है और उसके मुख्तलिफ़ रीज़न्स हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बाकायदा इलेक्शन लड़ने का इख्तियार है और उस इख्तियार को कोई नहीं रोक सकता। ये टेक सर ने इसमें 20 रुपये इसमें भेजे हैं हमारे मीडिया स्टार वर्ल्ड को, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये इसको टॉप चैट कहते हैं, ये इसमें आपने ये भेजा है। हमारे देखने वाले अभी कल किसी साहब ने पेटीएम पर 2000 रुपये भेजे हैं, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, चूँकि आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ और मुसलसल काम करते रहना अपने आप में बहुत सख्त काम है और जितनी रिसर्च हम लोग अपने काम में करते हैं वो ये शायद ही जो बड़े टेलीविज़न चैनल हैं इतनी रिसर्च के लिए तो पूरी टीम बैठी होती है जो एंकर को शाम में ब्रीफ करती है कि किस सब्जेक्ट पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। लेकिन बहरहाल आप लोग जो भी हिम्मत अफजाई करते हैं, जो कुछ ये टेक सर कह रहे हैं, क्या आपको डोनेशन किस मीडियम पे मनी सेंड करें? देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक तो पेटीएम नंबर हमने ये दिया हुआ है, इसके अलावा हमारी हर वीडियो के नीचे एक लिंक होता है, उसके ज़रिए भी आप हमें
पैसा भेज सकते हैं। और ख़ुद हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें अबाउट सेक्शन, उसमें मीडिया स्टार के बैंक अकाउंट की डिटेल है। अगर आप लोग में से कोई भी हमें मदद करना चाहता है तो उसके ज़रिए कर सकता है। और अब ये नाम टेक सर ऐसे बनाया हुआ है, इसलिए मैं आपका नाम भी नहीं जान पा रहा हूँ कि आप कौन हैं। आपने इसमें 20 रुपये भेजे हैं। शहजाद मेमन, क्या चाइना सुपर पावर बन चुका है क्योंकि फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया है जो यूएसए और रशिया के पास भी नहीं है। देखिए शहजाद मेमन साहब, मैं आपको ये बता दूं कि चाइना बहुत ही खामोशी के साथ तरक्की कर रहा है, और ऐसी तरक्की कर रहा है जो पूरी दुनिया में नज़र आती है। और ये तरक्की अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़ा राइटअप अल जज़ीरा ने छापा है जिसमें चीन की डिफेंस तैयारियों के बारे में, उसके पास कौन कौन से हथियार हैं, क्या क्या है। तो मैं तो उसको पढ़ते पढ़ते बीच में शायद छोड़ दिया, मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं वक्त की कमी की वजह से, लेकिन उससे अंदाज़ ही होता है कि चीन वाकईन एक बड़ी ताकत बन चुका है। और सुपर पावर तो हम किसी को भी नहीं मानते। सुपर पावर तो इंसान है, लोगों की विल पावर है। कभी कभी बहुत छोटे से मुल्क के लोग भी बड़ी ताकत के सामने जब डट जाते हैं तो वो कहीं ज़्यादा मजबूती से काम करते हैं। और सुपर पावर तो किसी को भी, लेकिन हाँ, चीन एक बड़ी ताकत बन चुका है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अभी हमारा वक्त तकरीबन 5:30 बजे ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन चूँकि बीच में ब्रेक आ गया था तकनीकी वजह से, हम इसको अभी और 10 मिनट जारी रखेंगे। 5:40 पर हम इसको ख़त्म करेंगे। हमारे साथ फेसबुक पर भी काफ़ी लोग हैं। अहमद शाही, माशाल्लाह काज़मी साहब लिख रहे हैं। और काज़मी साहब, क्या मुस्लिम मुल्क आपस में मिल बैठेंगे क्या? देखिए, अगर मुस्लिम मुल्कों में उनकी नुमाइंदा हुकूमतें बन सकें तब ये मुमकिन है। अगर मुस्लिम मुल्कों के हुक्मरान गैर मुल्की ताकतों के एजेंट और ग़ुलाम हों तो वो जो बड़ी ताकतें हैं वो इनको कभी भी एक साथ नहीं आने देंगी। और इन ग़ुलामों की हिम्मत नहीं है कि उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला ले सकें उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ज़माने में कई बार कहा था, एक बार से ज़्यादा, कि मुझे सऊदी अरब और ये बहुत अच्छे लगते हैं। साथ में कहा कि मैं किंग को पसंद करता हूँ और उन्हें अपनी सिक्योरिटी के लिए पैसा देना चाहिए अमेरिका को। और साथ साथ ये भी वो कई बार कहा उन्होंने, आमतौर पे डोनाल्ड ट्रंप हर बात ज़बान पे ले आते थे जो दूसरे हुक्मरान नहीं लाते। तो ये भी कहा था कि हम अगर 2 हफ्ते भी इन हुकूमतों को सिक्योरिटी देना बंद कर दें तो ये हुकूमतें गिर जाएंगी। तो ऐसी हुकूमतों पर ये उम्मीद करना कि ये इत्तेहाद के लिए इकट्ठे हो जाएंगे, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसलिए इंतज़ार करें उस वक्त का कि जिस तरह से ईरान ने अपने यहाँ अपनी नुमाइंदा, अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है, इराक़ में उस तरह की हुकूमत है। और इस तरह की हुकूमतें अगर इस पूरे ख़ित्ते में मुस्लिम मुल्कों में बनेंगी तो मैं समझता हूँ कि वो इत्तेहाद के लिए भी काम कर सकते हैं, आज़ादी से फ़ैसले लेने के भी काम कर सकते हैं, मुल्कों की तरक्की भी हो सकती है और आवाम को आज़ादी भी मिल सकती है, जिसमें सियासी और इक़्तिसादी और समाजी आज़ादी भी शामिल है, जो इस वक्त नहीं है। आप जाकर के देखें इन मुल्कों में किस तरह से खामोशी से लोग गुजारते हैं। और सुकून से रहने का बस एक ही फार्मूला है इन मुल्कों में, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, कुवैत हो, कोई भी मुल्क हो। इनमें आपको सियासत के बारे में कोई बात नहीं करनी और आप अपना कारोबार ठीक ठाक चला सकते हैं। अगर आपने एक ज़र्रा बराबर भी सियासत के बारे में सोचना शुरू किया और अपनी हुकूमतों के ख़िलाफ़ या उनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया तो आपके एक तरह से बुरे दिन आ गए। तो ये सूरत हाल जब तक इन मुल्कों में रहेगी, नुमाइंदा हुकूमतें नहीं होंगी, तब तक इन मुल्कों के बीच में इत्तेहाद होना भी बहुत ही मुश्किल काम है। शहजाद मेमन का एक और सवाल मैं ले रहा हूँ। बांग्लादेश की
इकोनॉमी पावर बन रहे हैं, लेकिन मिलिट्री पावर कभी बनेगा। वैसे वो इंडिया को टक्कर दे रहा है और एशिया के टाइगर है, क्या कहते हो? शहजाद मेमन साहब, देखिए, बांग्लादेश ने सियासी तौर पर अपने फैसले खुद किए हैं कई बार, और वो उसके चाइना से ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। चाइना का इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में बढ़ा है। बांग्लादेश की जीडीपी भारत से कहीं ज़्यादा अच्छी है। वहाँ हर दिन जो लोगों की इनकम है वो ज़्यादा बेहतर है। ये बहुत ही गैर मामूली बात है कि वो मुल्क जो भारत की मदद से अलग, पाकिस्तान से अलग होने में भारत की मदद से वो मुल्क बना, और अब वो भारत की इकोनॉमी और तरक्की के मुकाबले में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। तो ये बहरहाल बहुत ही अलग चीज़ है। लेकिन मिलिट्री के बारे में मुझे डाउट है, जो बात आप कह रहे हैं कि वो उसकी मिलिट्री ताकत भी भारत से कुछ ज़्यादा, ऐसा नहीं है। ये बात गलत है, ये बात मुनासिब नहीं है। इसके बाद अरशद अहमद, भारत में ये नफ़रत कब तक ख़त्म होगी और कभी हो नफ़रत हो भी पाएगी या नहीं? नफ़रत, देखिए, भारत की जो आवाम है आम तौर पर वो सब अक्सरियत उनमें एक दूसरे के साथ मिलकर के चलने वाली है, और नफ़रत हर इंसान में नहीं है। लेकिन ये बात बहुत ही अफसोस की है कि नफ़रत फैलाने वालों को के ख़िलाफ़ हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि कई मौक़ों पर तो ऐसा लगता है कि वो सरपरस्ती कर रही है। दिल्ली दंगों के हालात हमारे सामने हैं, अदालतों ने किस तरह से पुलिस को फटकार दी है, और त्रिपुरा में जिस तरह से भी हालात हुए हैं उसके बाद हालात को पूरी तरह से इनकार करके जो लोग भी वहाँ की हकीकतें बयान कर रहे हैं उन पर भी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। तो ये सख्त मरहला है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सख्ती का दौर भी ख़त्म हो जाएगा और हमें अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि मुल्क जिस तरह से एक दूसरे के साथ अवाम एक दूसरे के साथ खड़ी होना, मोहब्बत के साथ पेश आना, वो सिलसिला फिर से बहाल हो सकेगा, हमें ऐसी उम्मीद है। अभी और मैं कुछ सवाल ले लेता हूँ। शाहिद ख़ान, त्रिपुरा के क्या सच है? देखिए, त्रिपुरा में हालात, हमने एक रिपोर्ट भी दी थी, उसके अलावा एक इंटरव्यू दिया था एक वकील साहब का, जिन पर यूएपीए का मुकदमा लगाया। 4 वकीलों का जो एक डेलीगेशन त्रिपुरा गया था, उनमें से एक वकील का हमने इंटरव्यू किया था। वो काफ़ी आप लोगों ने देखा, पसंद करा, समझे, और हम अब भी कोशिश में हैं कि त्रिपुरा के हालात आपको बताते रहें। लेकिन ये कि आज की सूरत हाल में बहुत ज़्यादा कुछ आपको नहीं बता सकूँगा। ये अस्सलाम वालेकुम, क्या अफ़गानिस्तान में शिया पर जुल्म कम हो सकता है? देखिए अली साहब, मैं आपको बताऊं कि ईरान ने तालिबान के साथ राब्ता बढ़ाया है, और इस बार मुहर्रम भी अफ़गानिस्तान में काफ़ी पुरसकून अंदाज में हुए हैं। और अभी जो कुंदुज़ और कंदहार में शिया जामा मस्जिदों में हमले हुए हैं, जिसमें तकरीबन 150 लोग मारे गए हैं, उसके बाद तालिबान का जो बयान है उससे उम्मीदें बढ़ी हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये जिसने भी किया है उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और हम शिया सुन्नी और सभी अफ़गानिस्तान के लोग इत्तेहाद से आगे बढ़ेंगे, एक साथ मिल कर के आगे बढ़ेंगे। तो तालिबान के जो बयानात हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, मुस्बत हैं। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वहाँ के हालात बेहतर होंगे। मोहीन ख़ान, अच्छा लगा हमें आपको सुनकर, बहुत बहुत शुक्रिया। यासीन कुरैशी, अच्छा लगा सर। मोहम्मद महमूद अंसारी, अच्छी जानकारी मिली। गुड्डू, गुड न्यूज़, ये हमारे फेसबुक पर हमारे देखने वाले हैं, उनका फ़ीडबैक है। और इसी तरह से अभी हमारे पास हमारे यूट्यूब पर
काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। नफ़ा यफ़ाई, ये नाम मैं नहीं समझ पाया पूरी तरह से। क्या आप भारत से हैं या पाकिस्तान से हैं या कहीं और से हैं? अगर आप बता सकें। हमारे जो रेगुलर देखने वाले हैं, टेक सर, जमाल आलम, सफदर काज़मी और आफ्ताब अहमद, अरशद अहमद, नवेद सिद्दीकी, हम आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं। मोहम्मद अली, उसके बाद ये अरशद अहमद साहब के कई सवाल आए हैं, हमने लिए भी हैं। शहजाद मेमन, ये हमारे रेगुलर देखने वाले हैं। सज्जादिया टीवी, क्या यमन जंग और तेज़ होगी? हाशिम मंसूरी, शास्त्री पार्क, दिल्ली से। देखिए, जंग मुझे तो ऐसा लगता है कि अब और तेज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब भी काफ़ी हद तक थक चुका है। अरशद अहमद, कौम के लिए आवाज़ उठाना भी अब बीजेपी की बी टीम बनता है। ये उसी के सिलसिले में कह रहे हैं, मैं समझता हूँ AIMIM के। ये बहरहाल अपनी अपनी समझ है, उसमें किसी को भी ये नहीं कहा जा सकता कि कौन गलत है और कौन सही है, लेकिन अपनी अपनी राय सबको रखने का हक़ है। ये सभी लोग, समीर ख़ान त्रिपुरा के, क्या हाल हैं? अरशद अहमद, ये सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज तकनीकी ख़राबी की वजह से बीच में कुछ मिनट के लिए ये हमें प्रोग्राम डिसकंटिन्यू करना पड़ा था, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन बहरहाल हमारे कंट्रोल से बाहर था। और आखिर में मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि लोगों के सामने दुनिया भर में हमारी ख़बरें पहुंच सकें। और हम ख़बरों पर बहुत तहक़ीक़ करके ऑथेंटिक ख़बरें ही आप तक पहुंचाते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते सैटरडे को इसी तरह से फिर हम मिलेंगे शाम 5 बजे भारत के समय के मुताबिक। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।